हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न फिलोसफी विद श्रेष्ठा मुखर्जी। तो ये आज हमारा लॉजिकल क्लास है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। हम स्टार्ट किया था हमने कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में जो 4 प्रोपोजिशंस हैं उनके कैसे डिवीजन हो रहे हैं, कैसे वो प्रोपोजिशन आ रहे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स कैसे हो रहा है, ये सारे टॉपिक के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम देखेंगे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स हमने देखा था, उसके बाद हम कुछ प्रोपोजिशन को ट्रांसलेट कर रहे थे कि जैसे हमारे क्वेश्चन में आता है दैट ट्रांसलेट सम प्रोपोजिशंस इनटू कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन फॉर्म, राइट। तो वो चीज़ हमने लास्ट क्लास में 1-2 ही देखा था। आज 1-2 क्वेश्चन हम करते हैं। लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन है जो बहुत फेमस है, हमेशा आता है, वो मैं उसी क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करती हूँ। ओनली ह्यूमन्स आर इंटेलिजेंट, अगर ऐसा है मान लो, ठीक है, अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये जो सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जहाँ पे ऐसे ओनली होता है, ठीक है, तो जब भी किसी भी प्रोपोजिशन में स्टार्टिंग में ओनली होगा तो यहाँ पे 2 चीज़ होगी। फर्स्ट तो इट हैज़ टू बी सिम्बलाइज्ड एज अ ओ प्रोपोजिशन। सेकेंड, इनके जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है उनके प्लेसेस चेंज होंगे, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताई थी, ठीक है। स्टिल मैं ये चीज़ बता रही हूँ, ओके। तो पहले तो ये ए प्रोपोजिशन होगा, ए प्रोपोजिशन के हिसाब से इसका सिम्बलाइजेशन होगा एंड इसका जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है इनका क्या होगा, इनका प्लेसेस चेंज होगा। तो फिर हम इसको कैसे सिम्बलाइज करेंगे, मैंने लास्ट क्लास में बताया कि हम ऐसे लॉजिकल फॉर्म लिख के स्टार्ट करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले ये ए प्रोपोजिशन में होगा, मीन्स ऑल एसेस पी के फॉर्म में होगा। एंड क्या बोला कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का प्लेसेस चेंज होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, ह्यूमंस इज सब्जेक्ट एंड इंटेलिजेंट यहाँ पे प्रेडिकेट है। तो फिर सिंबलाइज कैसे होगा, ऑल इंटेलिजेंट बीइंग्स आर ह्यूमंस, ओके। उसके बाद हम ऐसे लिख देते हैं दैट दिस इज ए प्रपोजिशन एंड इसका फुल नेम लिख देते हैं दैट यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन। तो ये है हमारा पूरा प्रॉपर तरीका। किसी भी प्रपोजिशन को हम जब भी ट्रांसलेट करेंगे इनटू आवर कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, तो ये है उसका बेसिक फॉर्म जो हर एक प्रपोजिशन के टाइम पे हमें ये फॉलो करनी होगी, ओके। नेक्स्ट, सम मैन आर हैप्पी, इसको कैसे सिंबलाइज करेंगे, थोड़ा सा सोचो कि इसको कैसे सिंबलाइज किया जा सकता है। देखो क्या होता है ना, सारे जो हमारे जितने भी सारे प्रपोजिशन हैं, हर प्रपोजिशन के टाइम पे हमको उस पे चेंज करनी ही होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे प्रपोजिशंस होते हैं जहाँ पे ना कुछ भी चेंजेस होते ही नहीं हैं। तो वो जो सारे प्रपोजिशंस होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा लॉजिकल फॉर्म है, जैसे कि मान लो सम मेन आर हैप्पी मीन्स दिस इज अ आई प्रपोजिशन, राइट। सो आई प्रपोजिशन का फॉर्म कैसा है, सम एस एस पी। सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ आई प्रपोजिशन। सो ये जब आई प्रपोजिशन का फॉर्म है, देखो यहाँ पे सम मेन आर हैप्पी, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो सम मेन आर हैप्पी, ये एकदम हमें देख के समझ में आ रहा है दिस इज अ ट्रू प्रपोजिशन। तो इस जो चीज़ है इसको हम चेंजेस नहीं करेंगे, चेंजेस हम वहीं पे करेंगे जहाँ पे ये जो प्रपोजिशन है, जो प्रपोजिशन गिवन है
उसका कैटेगोरिकल फॉर्म में हमें समझ में आ रहा है कि ये नहीं बैठ सकता है। जैसे मान लो कि ऑल मैनर मॉडल के जगह पे क्या हम सम मैनर मॉडल कर सकते हैं या फिर नो मैनर मॉडल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए कौन से सेंटेंस या फिर कौन से प्रपोजिशन में कौन सा कैटेगोरिकल फॉर्म बैठेगा वो भी हमें वो प्रपोजिशन पढ़ के समझना पड़ेगा। तो इसका बहुत सिंपल है, यहाँ पे सम मैनर हैप्पी में लॉजिकल फॉर्म भी सेम ही होगा, कुछ चेंजेस यहाँ पे होगा नहीं। ऐसे सवाल आते हैं जिसमें ना सेम ही होते हैं, ठीक है। देन अगेन आपको नीचे लिख देना है कौन सा प्रपोजिशन है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम। वुमेन्स आर ब्यूटीफुल। सिंबलाइज करना है, इसको कैसे सिंबलाइज करेंगे? देखो वुमेन्स आर ब्यूटीफुल, ये है हमारा प्रपोजिशन, तो इसको कैसे सिंबलाइज करेंगे? देखो किसी भी प्रपोजिशन को सिंबलाइज करने का बहुत आसान तरीका है कि उस प्रपोजिशन को हमारे पास जो 4 फॉर्म है उस पे बैठाओ। किसी भी प्रपोजिशन को हम सिंबलाइज करने से पहले हमारे पास जो 4 फॉर्म है, लाइक ए प्रपोजिशन का ऑल एसएसपी, ई प्रपोजिशन का नो एसएसपी, नो एसएसपी, आई का सम एसएसपी एंड ओ का सम एस नॉट। तो ये जो चारों फॉर्म है 4 कैटेगोरिकल प्रपोजिशन का, तो किसी भी प्रपोजिशन को जब हम सिंबलाइज करेंगे तो उसको पहले इन 4 प्रपोजिशन के फॉर्म में हम बैठा के देखेंगे कि किस पे जा रहा है। देखो ऑल वुमेन्स आर ब्यूटीफुल, राइट। सारे ही जो वुमेन्स होते हैं, सारे मेंस होते हैं, सारे इंसान ही ब्यूटीफुल होते हैं, पर वी कैन नॉट से और वी कैन नॉट असर्ट ऐसे सेंटेंस पे यूनिवर्सल प्रपोजिशन, ओके। तो हम किसी को खूबसूरत बोल रहे हैं या फिर किसी को बोल रहे हैं कि सारे ही जो प्रोफेसर है, सारे ही जो टीचर्स है, सारे ही जो डॉक्टर है, सारे अच्छे हैं, ठीक है। तो दिस इज जेन्युइन, ये हो सकता है। पर यहाँ पे एक चीज़ मैंने बोली कि ये हो सकता है, पर हर टाइम पे हम ये नहीं बोल सकते। यूनिवर्सल प्रपोजिशन मतलब क्या? दैट इज ऑल स्पेस एंड टाइम में ये चीज़ सही होगी ही होगी, राइट। ये कभी फॉल्स नहीं हो पा रही है या फिर नहीं हो सकते हैं। ऑल मैन आर मॉर्टल ही होगा, ऑल मैन आर इमॉर्टल नहीं हो सकता है, राइट। तो ये जो हमारा यूनिवर्सल प्रपोजिशन है, इस पे फिर ये जो सारे स्टेटमेंट्स आते हैं या फिर प्रपोजिशंस आते हैं वो कभी भी नहीं होंगे। जब भी किसी को हम ब्यूटीफुल बोलते हैं या फिर इंटेलिजेंट बोलते हैं या फिर मान लो बोलते हैं ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, तो हम वहाँ पे क्या समझाने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलरली वो जो टीचर्स है या पर्टिकुलरली वो जो कुछ डॉक्टर्स हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन्स आर ब्यूटीफुल में कैसा होगा लॉजिकल फॉर्म? सम वुमेन्स आर ब्यूटीफुल, that means it is what proposition? It is I proposition, okay, particular affirmative proposition, okay। देन हम ऐसे सारे जो जितने भी आएंगे, देखना आप लोग PYQ सॉल्व करोगे तो वहाँ पे देखना बहुत सारे सवाल आते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये है ट्रांसलेशन, बेसिक ट्रांसलेशन इनटू कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। अब हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कैटेगोरिकल प्रपोजिशन में जो हमारे पास 4 प्रपोजिशन है, राइट। अब हम क्या करेंगे, उससे पहले मैं ये चीज़ थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारा जो इन्फरेंस या फिर लॉजिक है उसका डिवीजन 2 है, राइट। एक है हमारा डिडक्टिव इन्फरेंस या फिर लॉजिक एंड दूसरा है हमारा इंडक्टिव इन्फरेंस या फिर इंडक्टिव लॉजिक। पहले मैंने बताया था कि क्या है डिडक्टिव आर्गुमेंट, क्या है इंडक्टिव आर्गुमेंट। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो सारे हमारे इन्फरेंसेस है, तो ये इन्फरेंस से क्या होता है,
ये हम डिडक्टिव इन्फरेंस हो सकता है या फिर हमारा इंडक्टिव इन्फरेंस हो सकता है या फिर डिडक्टिव आर्गुमेंट। डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है, जहाँ पे दोनों प्रेमिस से हमारा कंक्लूजन कंक्लूसिवली फॉलो होता है, राइट। एंड इंडक्टिव इन्फरेंस क्या होता है, जहाँ पे प्रेमिस से हमारा कंक्लूजन तो आ रहा है पर कंक्लूजन प्रेमिस से कंक्लूसिवली डिराइव नहीं है, ठीक है। हम नहीं बोल सकते हैं कि इट इज़ अ ट्रू आर्गुमेंट और इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिडक्टिव आर्गुमेंट में मैंने बताया था कि वेदर इट इज़ वैलिड और इनवैलिड, पर इंडक्टिव आर्गुमेंट या फिर इंडक्टिव जो इन्फरेंस या लॉजिक होते हैं वहाँ पे क्या होता है, प्रोबेबली ट्रू प्रोबेबली फॉल्स। तो वहाँ पे हम वैलिड इनवैलिड नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि डिडक्टिव जो इन्फरेंस है दैट इज बेस्ड ऑन रीजन and inductive inference is based upon experience, our own experience। तो experience ऐसा हो सकता है कि मुझे जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, राइट। सो इसीलिए इंडक्टिव इन्फरेंस में कभी भी हम किसी भी चीज़ को एश्योरेंस नहीं दे सकते कि दिस इज़ 200% ट्रू, ओके। पर यहाँ पे दे सकते हैं बिकॉज दिस इज बेस्ट अपॉन रीजन। तो आई होप कि जो मेरा फर्स्ट क्लास था या फिर मेरा सेकेंड क्लास, आई थिंक कि फर्स्ट या फिर सेकेंड क्लास में मैंने इस बारे में बात की थी। तो आप लोग अगर देख रहे हो, आपको डाउट आ रहा है, तो आप फर्स्ट या सेकेंड क्लास आप फॉलो अप करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये है हमारा दो इन्फरेंस, दैट इज डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। रुको यहाँ पे थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे दूसरा एक चीज लिखना है। अच्छा देखो, अब क्या बात किया जा रहा है यहाँ पे कि डिडक्टिव जो है वहाँ पे हमें पता है कि डिडक्टिव प्रोपोजिशन में हम क्या करते हैं, रीजन करते हैं। मतलब हम यूनिवर्सल प्रोपोजिशन टू पर्टिकुलर प्रोपोजिशन में जाते हैं, राइट। डिडक्टिव में जैसे हम बोल रहे हैं कि ऑल मेन आर मॉर्टल, राम इज अ मैन, देयरफॉर राम इज मॉर्टल। तो राम क्या है, राम एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट में हम यूनिवर्सल प्रोपोजिशन टू पर्टिकुलर प्रोपोजिशन में जाते हैं एंड इंडक्टिव में क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्रोपोजिशन से यूनिवर्सल तक आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक दवाई वो 20 से 30 साल के लोगों के लिए एप्लीकेबल है, 30 से 40 साल के लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है, 40 से 50 साल के लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है। उससे और बाकी भी जितने एज ग्रुप के लोग हैं सबके लिए एप्लीकेबल है। तो उससे हम कंक्लूड करेंगे कि ये जो मेडिसिन है ये सारे जितने भी एज ग्रुप के पर्सन हैं सबके लिए ही एप्लीकेबल है, मतलब सारे ह्यूमंस के लिए ये एप्लीकेबल है। तो फिर वो यूनिवर्सल हो रहा है, राइट। पर्टिकुलर लोगों पे हमने रिसर्च की, पर्टिकुलर लोगों पे हमने एक्सपेरिमेंट की, वहाँ से निकल के आया एक यूनिवर्सल प्रोपोजिशन कि ये जो दवाई है ये सारे लोगों पे ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो दिस इज डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। अब ये जो हमारा डिडक्टिव इन्फरेंस है, यहाँ पे दो इन्फरेंस हमारे आएंगे, एक है हमारा मीडिएट इन्फरेंस एंड दूसरा है हमारा इमीडिएट इन्फरेंस। तो मीडिएट इन्फरेंस तो बहुत नॉर्मल है। मीडिएट इन्फरेंस वो सारे इन्फरेंस है जहाँ पे हम नॉर्मली जो हम कर रहे थे अभी तक कि जहाँ पे हमारा प्रेमिस से कंक्लूजन डिराइव हो रहा है एंड जहाँ पे एक से ज़्यादा ही प्रेमिस होगा, ऑब्वियसली ये है मीडिएट इन्फरेंस। एंड इमीडिएट इन्फरेंस क्या है, जहाँ पे ओनली वन प्रेमिस होगा। अच्छे से समझना, मीडिएट इन्फरेंस में क्या बोला जा रहा है कि मीडिएट इन्फरेंस वही इन्फरेंस है जहाँ पे मोर देन टू प्रेमिसेस आर देयर, ठीक है, एंड जहाँ पे प्रेमिस से कंक्लूजन अगेन कंक्लूसिवली फॉलो हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज कंसिडर्ड एज मीडिएट इन्फरेंस, ओके। एंड व्हाट इज इमीडिएट इन्फरेंस?
इमीडिएट इन्फरेंस इज वेयर वी गेट ओनली वन प्रेमिस एंड ओनली वन कंक्लूजन, ठीक है, सिर्फ एक प्रेमिस एंड एक कंक्लूजन होगा। पर इमीडिएट में क्या है, मोर देन टू प्रेमिस और टू प्रेमिस, ठीक है, दो प्रेमिस हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर एक नहीं होंगे। तो जब भी एक प्रेमिस एंड एक कंक्लूजन होगा दैट इज कंसिडर्ड एज इमीडिएट इन्फरेंस, एंड जब भी एक से ज़्यादा प्रेमिसेस होंगे दैट इज कंसिडर्ड एज इमीडिएट इन्फरेंस। ओके, क्यों मैं ये चीज़ बता रही हूँ ये आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बता रही हूँ। ओके, तो फिर हमारा मीडिएट इन्फरेंस वही इन्फरेंस है जहाँ पे हमारा प्रेमिस डिडक्टिवली आ रहा है कंक्लूजन से, ठीक है। जैसे कि मान लो ऑल मेन आर मॉर्टल, एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। Therefore, all poets are mortal। देखो क्या बोला जा रहा है, ये हमारा मीडिएट इन्फरेंस का एग्जाम्पल है, दैट ऑल men आर mortal, ऑल poets आर man, therefore all poets आर mortal, या फिर mortal beings, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तीन टर्म्स है, एस पी एम, दिस इज एस, दिस इज पी, मीन्स माइनर टर्म, मेजर टर्म एंड मिडिल टर्म। ये मिडिल टर्म क्या है, दैट इज हेतु। ओके, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बस मैं बता देती हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रेमिसेस है एंड एक कंक्लूजन है, दिस स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज मीडिएट इन्फरेंस। ओके, ये गलत नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इमीडिएट इन्फरेंस। इमीडिएट इन्फरेंस कैसा है, जैसे मान लो ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑल मेन आर मॉर्टल देयरफॉर नो मेन आर इमॉर्टल, ठीक है। या फिर मान लो ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल देयरफॉर सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ऐसा जहाँ पे एक प्रेमिस एंड एक कंक्लूजन होगा, कुछ भी हो सकता है। स्ट्रक्चर में यही होगा कि वन प्रेमिस एंड वन कंक्लूजन, वन प्रेमिस एंड वन कंक्लूजन, ठीक है। ओके, अच्छा, क्यों मैंने इस चीज़ के बारे में बात की, अब वो जानते हैं कि क्यों हम मीडिएट एंड इमीडिएट इन्फरेंस में आए। तो ये जो हमारा मीडिएट इन्फरेंस है, ठीक है, इस पे तो सारे जितने भी डिडक्शन के हमारे आएंगे, फॉर्मूलाज, रूल्स, डिडक्टिव रूल्स, 19 रूल्स, ये सब आएंगे। ये मैं थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ। ओके, अब ये जो हमारा इमीडिएट इन्फरेंस है, इसके अंदर कौन सा चीज़ आएगा हमारा, ऑपरेशन, कन्वर्शन, कॉन्ट्रापोजिशन, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, तो ट्रेडिशनली जो हमारा इमीडिएट इन्फरेंस है उसके दो टाइप्स है, एक तो है इन्फरेंस बाय ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन, ठीक है, एंड दूसरा है इन्फरेंस बाय इडक्शन। इडक्शन के अंदर ये तीनों आते हैं, ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, हाँ ये बेटर होगा। एक होता है, अच्छा ये मैं रिमूव कर देती हूँ, अच्छे से लिखती हूँ, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। टू टाइप्स ट्रेडिशनली, क्या, वन इज इन्फरेंस बाय opposition of proposition, and second is inference
बाय इडक्शन मीन्स इसके अंदर क्या क्या आएगा, ऑपरेशन, कॉन्वर्शन एंड कॉन्ट्रा पोजीशन। ओके, तो इन्फरेंस बाय इडक्शन जो है उसके अंदर ये जो तीनों हमारे ऑपरेशन, कॉन्वर्शन एंड कॉन्ट्रापोजिशन है ये आएंगे। एंड इमीडिएट इन्फरेंस के फिर दो टाइप हुए, एक है जहाँ पे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आएगा एंड दूसरा है जहाँ पे ये तीनों चीजें आएंगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ओके, अब है हमारा, पहले हम देखेंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ओके, सो ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। अब ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन या फिर अपोजिशन ऑफ प्रपोजिशन क्या है, तो अपोजिशन ऑफ प्रपोजिशन क्या है कि जब दोनों कैटेगोरिकल प्रपोजिशन या फिर दो से ज़्यादा कैटेगोरिकल प्रपोजिशन के अंदर वेदर इट्स सब्जेक्ट प्रेडिकेट और सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्वांटिटी और क्वालिटी, इनमें या तो सिमिलैरिटी होगी या फिर डिससिमिलैरिटी होगी, डिफरेंस होगी। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन कैटेगोरिकल, हमारे जो चार कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है उनके बीच में होगा। Either they are having a difference between qualities or quantities, or both in qualities and quantities, but both those proposition have same subject predicate all the time। ठीक है, तो ये चीज़ हम आज पढ़ेंगे अभी, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब मैं PYQ सॉल्व करा रही थी तो PYQ में मैंने देखा है, एक पोर्शन मैंने किया है, दूसरा पोर्शन भी मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि रिसेंटली स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से बहुत सवाल आते हैं कि मान लो A अगर ट्रू है तो E का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से ही आते हैं, राइट। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हम इसलिए आज करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम ये कंप्लीट करेंगे, अगर ये कंप्लीट करके हमारे पास टाइम बचता है तो हम ऑपरेशन कन्वर्शन करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेशन कन्वर्शन एंड कॉन्ट्रापोजिशन करेंगे। ओके, अच्छा चलो, दिस इज ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो सबको पता है कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का ये एक ट्रेडिशनल चीज़ है। We have four proposition A, E, I and O. Okay, this have contrary relation, this have sub-contrary relation, those have contradiction, and subaltern। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली चार रिलेशन है हमारे पास। क्या क्या, एक तो है हमारा कॉन्ट्ररी रिलेशन, दूसरा है हमारा सब कॉन्ट्ररी रिलेशन, तीसरा है हमारा कॉन्ट्रडिक्शन एंड चौथा है हमारा सब ऑल्टर्न रिलेशन। ठीक है, ये चार रिलेशन के ऊपर बेस करके हम जो हमारा कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है उसका रिलेशन आपस में कैसा है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये है आइडियल ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ओके, ये याद रखना होता है क्योंकि हमें इससे ही पता चलता है कौन किसके अपोजिट में है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पूरा बोर्ड में ड्रॉ कर दिया, नहीं तो ये साइड में ड्रॉ करके रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा सा करके ड्रॉ कर देती हूँ ताकि बाद में समझ में आए। AEIO। ओके, अच्छा, सो फर्स्ट क्या रिलेशन है, दैट इज कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी रिलेशन किस किस के बीच में है, A एंड E प्रपोजिशन, बिटवीन A एंड E प्रपोजिशन ओनली, ओके। अच्छा, सेकेंड सब कॉन्ट्ररी, this is between I and O proposition only। Contradiction,
this is between A and O proposition and E and I proposition. Okay. And subaltern between A and I and E and O. तो कौन से प्रपोजिशन के बीच में कौन सा रिलेशन होता है वो हमें याद रखनी होगी, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्ट्ररी रिलेशन है वो रहता है बिटवीन ओनली ए एंड ई प्रपोजिशन, ओके। जो हमारा सब कॉन्ट्ररी रिलेशन है वो किस किस के बीच में रहता है, वो रहता है हमारा आई एंड ओ के बीच में ओनली। जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन रिलेशन है वो किस किस के बीच में रहता है, वो रहता है बिटवीन ए एंड ओ एंड ई एंड आई, एंड सब ऑल्टर्न ए एंड आई प्रपोजिशन के बीच में एंड ई एंड ओ प्रपोजिशन के बीच में, ओके ओके। नेक्स्ट, अब ये कॉन्ट्ररी रिलेशन एक्चुअली में होता क्या है। अब देखो, पहले हम देखेंगे कि ये कॉन्ट्ररी रिलेशन क्या होता है, ठीक है। देखो क्या बोला कि कॉन्ट्ररी रिलेशन कौन से प्रपोजिशन के बीच में होता है, बिटवीन ए एंड ई प्रपोजिशन होगी। तो ये ए एंड ई प्रपोजिशन क्या है, मीन्स यूनिवर्सल प्रपोजिशंस। फिर जो हमारा कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है ये सिर्फ हमारा यूनिवर्सल प्रपोजिशन के ऊपर ही होता है। ये बात हमेशा याद रखना, कॉन्ट्ररी रिलेशन हमेशा यूनिवर्सल प्रपोजिशन पे ही ओनली एप्लीकेबल होता है। एंड जो हमारा सब कॉन्ट्ररी रिलेशन है विच इज बिटवीन आई एंड ओ प्रपोजिशन, ये ओनली पर्टिकुलर प्रपोजिशन के ऊपर ही होता है। तो ऐसे हमें याद रहेगा कि कौन से प्रपोजिशन के ऊपर कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है एंड कौन से प्रपोजिशन पे हमारा सब कॉन्ट्ररी रिलेशन अप्लाई होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्ररी रिलेशन अप्लाई होता है ओनली ऑन यूनिवर्सल प्रपोजिशन, ठीक है। तो ए एंड ई हमारा यूनिवर्सल प्रपोजिशन है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, कॉन्ट्ररी प्रपोजिशन का डेफिनेशन क्या है। देखो मैंने बोला कि हर एक जो प्रपोजिशन है हमारा, तो सारे प्रपोजिशन का जो रिलेशन है, कॉन्ट्ररी रिलेशन क्या है, वो हमें कैसे पता चलेगा। रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, वे टू प्रपोजिशंस, टू यूनिवर्सल प्रपोजिशंस आर हैविंग सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट which differ in quality are called as contrary relation। जब दो यूनिवर्सल प्रपोजिशन का सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट है बट स्टिल दे हैव अ डिफरेंस इन व्हाट, डिफरेंस इन क्वालिटी। क्वालिटी मतलब क्या, क्वालिटी मतलब एक हमारा अफर्मेटिव है एंड दूसरा हमारा नेगेटिव है, ठीक है। क्वालिटी मतलब क्या, क्वालिटी मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक हमारा अफर्मेटिव है, दूसरा हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसा जो प्रपोजिशन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉन्ट्ररी रिलेशन या फिर कॉन्ट्ररी, ऐसा जो रिलेशन है दोनों प्रपोजिशन के बीच में, इसको हम आइदर कॉन्ट्ररी रिलेशन बोलते हैं या फिर कॉन्ट्ररी रिलेशन बोलते हैं, ओके। सो इट इज ओनली एप्लीकेबल टू यूनिवर्सल प्रपोजिशंस, ठीक है, ओनली। अच्छा, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। तो फिर कैसे प्रपोजिशन को हम बोलेंगे कि दोज प्रपोजिशन हैव कॉन्ट्ररी रिलेशन जिनका क्वालिटी डिफरेंट है। अब देखो कौन से प्रपोजिशन को बोला जा रहा है, वैसे भी कॉन्ट्ररी, ए एंड ई प्रपोजिशन। ए प्रपोजिशन का क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन लाइक ऑल एसएसपी, ये है इसका फॉर्म। एंड ई प्रपोजिशन दैट इज यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन, इसका फॉर्म कैसा है, नो एसएसपी। मतलब क्या हो रहा है, एक अफर्मेटिव हो रहा है दूसरा नेगेटिव हो रहा है ऑब्वियसली। तो इसीलिए ए एंड ई प्रपोजिशन जो है इनके बीच में जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज कॉन्ट्ररी रिलेशन, ओके। अच्छा, अब है इसका ट्रूथ वैल्यू, जिस पर बहुत सवाल आते हैं लिटरली। देखो, दे
कैन नॉट बोथ बी ट्रू टुगेदर। एक साथ ये दोनों प्रपोजिशन ए एंड ई प्रपोजिशन एट द सेम टाइम दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, बट इफ truth of one entails the falsity of other, then both can be false together। तो एक बात याद रखना, जो कॉन्ट्रेरी रिलेशन होता है बिटवीन ए एंड ए प्रपोजिशन, ए एंड ई प्रपोजिशन एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते हैं, पर एक साथ ये दोनों फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज एक अगर ट्रू है तो दूसरा फॉल्स हो सकता है, पर दूसरा एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? मान लो हम बोल रहे हैं कि ऑल मेन आर मॉर्टल, तो ये ट्रू है, ठीक है। ऑल मेन आर मॉर्टल ये ट्रू है। यहाँ पे एक्चुअली जगह नहीं है तो इसलिए मैं बस नॉर्मली बोल रही हूँ। मान लो ऑल मेन आर मॉर्टल ये ट्रू है, ट्रू प्रपोजिशन है कि सारे जो इंसान है सभी मॉर्टल बींग्स है। एट द सेम टाइम हम बोल रहे हैं ऑल मेन आर मॉर्टल इज ट्रू एंड नो मेन आर मॉर्टल इज ट्रू, ऑल्सो ट्रू। तो अगर मान लो हम बोल रहे ऑल मेन आर मॉर्टल ट्रू है, देन नो मेन आर मॉर्टल भी ट्रू है, तो फिर क्या होगा? अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हम बोल रहे हैं ऑल मेन आर मॉर्टल ट्रू है, तो फिर नो मेन आर मॉर्टल ट्रू नहीं हो सकता है, राइट? कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा दो यूनिवर्सल प्रपोजिशन है, इसमें कभी भी दोनों प्रपोजिशन एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। वो इधर एक ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स होगा, और दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है, फॉल्स हो सकते हैं बट ट्रू नहीं हो सकते। सो दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट मे बी फॉल्स टुगेदर। पर एक साथ ये दोनों फॉल्स हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉल्स हो ही सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देखेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे जितने हम रिलेशन पढ़ेंगे सबके डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेशन याद में होना चाहिए। ओके, देखते हैं ए एंड ई के बीच में क्या है, हमारा है रिलेशन कॉन्ट्ररी। ओके, सो मान लो ऑल कुछ भी ले लेते, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, नो स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। देखो ये है हमारा प्रेमिस 1 and this is our conclusion, okay, because this is our immediate inference। immediate नहीं है तो यहाँ पे बस हमारा एक ही premise है and एक ही conclusion है। all squares are rectangular and no squares are rectangle। okay, देखो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये हमारा क्या है, ये दोनों ही हमारा सब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट तो सेम ही है दोनों का, प्रेडिकेट भी दोनों का सेम है, ठीक है, सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट भी सेम है। ओके, अब देखो अच्छे से देखना, ये क्या है, ये यूनिवर्सल है, ठीक है। ओके, ये भी हमारा यूनिवर्सली प्रपोजिशन है। ये नो देख के बिल्कुल ही मत सोचना कि ये यूनिवर्सल नहीं है, हमें पता है ये यूनिवर्सल है। अब ये नो क्यों है, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव प्रपोजिशन है, एंड ये क्या है, ये हमारा पॉजिटिव प्रपोजिशन है। ओके, सो हमारा जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन है वो हमारा पॉजिटिव है, एंड हमारा जो यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन है वो हमारा नेगेटिव है। तो इसलिए अगर मान लो कि हमारा ए प्रपोजिशन एंड ई प्रपोजिशन दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं, पर एक ट्रू एक फॉल्स हो सकते हैं, एक फॉल्स एक ट्रू भी हो सकते हैं, इवन दोनों फॉल्स भी हो सकते हैं, पर क्या नहीं हो सकते, दोनों ट्रू नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज आवर कॉन्ट्ररी प्रपोजिशन। नेक्स्ट इज आवर सब कॉन्ट्ररी प्रपोजिशन। नाउ इज सब कॉन्ट्ररी। तो सब कॉन्ट्ररी कौन से प्रपोजिशन के बीच में होता है, बिटवीन आई एंड ओ प्रपोजिशन ओनली, ठीक है। तो देखो ये आई एंड ओ प्रपोजिशन क्या है, वी नो दैट आई एंड ओ प्रपोजिशंस आर पर्टिकुलर प्रपोजिशन। तो कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है बिटवीन ए एंड ई प्रपोजिशन,
विच आर द यूनिवर्सल प्रोपोजिशन, एंड ये होता है ओनली पर्टिकुलर प्रोपोजिशन के बीच में। तो डेफिनेशन क्या बोला जा रहा है, व्हेन टू पर्टिकुलर प्रोपोजिशन are having same subject and same predicate terms but which differ in quality, again वहाँ पे भी क्वालिटी में ही डिफरेंस हो रहा था, यहाँ पे भी क्वालिटी पे ही डिफरेंस हो रहा है। देखो आर प्रपोजिशन क्या है, वी नो दैट पर्टिकुलर एफर्मेटिव प्रपोजिशन, एंड ओ प्रपोजिशन क्या है, पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन, राइट। तो क्वालिटी पे डिफरेंस हो रहा है। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को बोला जाता है सब कॉन्ट्ररी और सब कॉन्ट्ररीज रिलेशन। ओके, अच्छा ये तो क्या हमारा, एक है क्वालिटी में एक एफर्मेटिव एक नेगेटिव। तो ओनली जो हमारा फर्स्ट रिलेशन था वो था यूनिवर्सल प्रोपोजिशन के ऊपर, एंड ये है हमारा पर्टिकुलर प्रोपोजिशन के ऊपर, बस यही डिफरेंशिएट है। अच्छा, अब उस प्रोपोजिशन में क्या बोला जा रहा था, दैट दोज हु हैव कॉन्ट्ररी रिलेशन दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट दे कैन बी फॉल्स टुगेदर। अब यहाँ पे उसका उल्टा बोला जा रहा है। देखो क्या बोला जा रहा है, दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स टुगेदर बट दे बोथ में बी ट्रू टुगेदर। तो दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते पर दोनों एक साथ ट्रू हो सकते, ठीक है। वहाँ पे बोला जा रहा था दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं पर दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। यहाँ पे सब कॉन्ट्ररी में बोला जा रहा है ये दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते पर एक साथ ट्रू जरूर हो सकते हैं, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। प्रेमिस 1, some flowers are red. Conclusion, some flowers are not red. देखो ये है हमारा आई प्रपोजिशन, ये है हमारा ओ प्रपोजिशन। ये देखो सब्जेक्ट हमारा दोनों का अगेन सेम है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आर एंड आर नॉट, इज एंड इज नॉट होता है ना, तब बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हमारा क्वालिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ई प्रपोजिशन है वहाँ पे नो स्टार्टिंग में आ रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में। पर यहाँ पे देखो आर एंड आर नॉट अच्छे से समझ में आ रहा है कि किस चीज़ पे चेंज हो रहा है, क्वालिटी इज नॉट सेम। पर देखो प्रेडिकेट भी हमारा सेम है, तो क्या क्या चीज सेम हो रहा है, सब्जेक्ट सेम, प्रेडिकेट सेम, ऑल्सो क्वांटिटी भी सेम हो रहा है। क्वांटिटी सेम कैसे हो रहा है, ये भी हमारा पर्टिकुलर प्रपोजिशन है, ये भी पर्टिकुलर प्रपोजिशन है। ओके, तो सिर्फ हमारा क्वालिटी सेम नहीं हो रहा है, एक हमारा अफर्मेटिव हो रहा है, दूसरा हमारा नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारा रिलेशन है दिस इज सब कॉन्ट्ररी रिलेशन, जो हमारा होता है पर्टिकुलर प्रपोजिशन में, ठीक है। ओके, और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मान लो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते पर एक साथ ट्रू जरूर हो सकते हैं। मान लो आई एंड ओ प्रपोजिशन ना, ये दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता है, पर ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं। एक ट्रू एक फॉल्स भी हो सकते हैं, एक फॉल्स एक ट्रू भी हो सकते हैं, पर क्या नहीं हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते हैं, एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। क्यों क्यों नहीं हो सकते, देखो सम फ्लावर्स आर रेड हम बोल रहे हैं, ठीक है, सम फ्लावर्स आर रेड, मान लो ये सही है। अब हम बोल रहे हैं सम फ्लावर्स आर नॉट रेड, ठीक है, ये भी हो सकता है, कुछ जो फूल होते हैं वो रेड होते हैं, कुछ जो होते हैं वो नहीं होते हैं, ये भी सही है। पर हम बोल रहे हैं कुछ फ्लावर रेड है और कुछ फ्लावर रेड नहीं है, दोनों को फॉल्स नहीं बोल सकते कि कुछ फ्लावर तो रेड है एंड कुछ फ्लावर रेड नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सारे ही फ्लावर रेड है ऐसा नहीं होता है, राइट। सारे फ्लावर्स में बहुत सारे कलर्स है, बस कलर पैलेट में रेड कलर ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो दो प्रपोजिशन है पर्टिकुलर प्रपोजिशन, ये दोनों एक साथ फॉल्स तो नहीं हो सकते पर एक साथ ट्रू जरूर हो सकते हैं। सो दिस वन इज सब कॉन्ट्ररी रिलेशन।
ओके, अब देखो अब कौन सा रिलेशन है, अब है कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशन। तो कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशन कौन से प्रोपोजिशन के बीच में होता है, मैंने पहले ही बोला, बिटवीन ए एंड ओ प्रोपोजिशन एंड ई एंड आई प्रोपोजिशन। कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब एकदम ऑपोजिट। देखो ए में क्या बोला जा रहा है, ऑल मेन आर मॉर्टल, ठीक है। ओ प्रोपोजिशन में क्या बोला जाए, सम मेन आर नॉट लायर, ठीक है। ऐसा मतलब कुछ पर्सन ऐसा नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है, मीन्स पर्टिकुलर नेगेटिव, एंड वो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। तो देखो क्वांटिटी में भी डिफरेंट है, क्वांटिटी में भी ए प्रपोजिशन यूनिवर्सल है, ये पर्टिकुलर है, क्वालिटी में भी वो अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। देखो डेफिनेशन क्या बोला जा रहा है, two standard form of categorical proposition that are having again the same subject and same predicate, but now they have differed from each other both in quality and quantity। देखो पहले क्या हो रहा था, पहले बस क्या चेंज हो रहा था, दोनों में ही कॉन्ट्ररी एंड सब कॉन्ट्ररी में दोनों में ही क्या चेंज हो रहा था, क्वालिटी चेंज हो रहा था, ठीक है। पर अभी क्या चेंज हो रहा है, अभी दोनों चीज़ ही चेंज हो रहा है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। So they are called as contradictory or contradictories relations. Okay. So A देखो यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन, O पर्टिकुलर नेगेटिव, दोनों ही चेंजेस है, कुछ भी सेम नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। तो अब वहाँ पे जैसे हो रहा था दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना ही दोनों एक साथ ट्रू हो पाएंगे, ना ही दोनों एक साथ फॉल्स हो पाएंगे, इनका कुछ भी ट्रूथ वैल्यू ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ ट्रू भी नहीं होंगे, एक साथ फॉल्स भी नहीं होंगे, ठीक है। ये भी लिख देती हूँ, दे कांट बी ट्रू टुगेदर एंड कांट बी फॉल्स टुगेदर। ये दोनों ना ही एक साथ ट्रू हो पाएंगे, ना ही एक साथ फॉल्स हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशन में है, कॉन्ट्रडिक्शन में है, एकदम ऑपोजिट रिलेशन में है। तो इसलिए ये दोनों कभी भी ना ही ट्रू हो पाएंगे, ना ही फॉल्स हो पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो हम ऐसा बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशन में, मान लो हम ऐसा बोल रहे हैं ए प्रपोजिशन में दैट ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट, ठीक है। एंड ओ में बोल रहे हैं सम ह्यूमंस आर नॉट इंटेलिजेंट, ओके। अच्छा देखो क्या बोला, पहले हमने ए प्रपोजिशन में बोला दैट ऑल ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट। अब ओ में बोल रहे हैं दैट सम ह्यूमंस आर नॉट इंटेलिजेंट। तो मान लो ये अगर ट्रू है और अगर ये भी ट्रू हुआ तो क्या हो सकता है, हम बोल रहे हैं सारे ह्यूमंस इंटेलिजेंट है, अब बोल रहे हैं सम ह्यूमंस आर नॉट इंटेलिजेंट, सारे में ये सम भी आएगा ना। जब हम बोल रहे हैं सारे ह्यूमंस इंटेलिजेंट है तो उसमें सम भी आएगा। तो जब सारे बोल रहे हैं तो फिर सम में भी कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो इंटेलिजेंट नहीं होगा। तो इसलिए ये ट्रू नहीं हो सकता है, ठीक है। अब दोनों फॉल्स भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, दोनों फॉल्स भी नहीं हो सकते। ऑल ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट ये मान लो फॉल्स है, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो सम ह्यूमंस आर नॉट इंटेलिजेंट ये भी फॉल्स है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। हम हर चीज़ पे ऐसे फॉल्स, हर चीज़ में ऐसे ट्रू नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ हमारा जो रियलिटी है उस पे फैक्ट्स के साथ नहीं जा रहा है। तो इसीलिए हमारा जो ए प्रपोजिशन है या फिर ओ प्रपोजिशन है ये टी एफ हो सकता है, एफ टी हो सकता है, पर ये क्या नहीं हो सकता है, ना ही ये ट्रू हो सकता है, ना ही ये फॉल्स हो सकता है, ठीक है। पर ये टी एफ हो सकता है, समझ आया? ओके। सेम हमारा ई एंड आई प्रपोजिशन के साथ भी होगा, ये दोनों ना ही एक साथ ट्रू हो सकते, ना ही एक साथ फॉल्स हो सकते, पर हाँ ये दोनों टी एफ टी हो सकते हैं, ओके। सो दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी और कॉन्ट्रडिक्शन रिलेशन। नेक्स्ट वन इज सब ऑल्टर। देखो ये जो हमने ये चीज़ बनाई थी, यहाँ पे इन दोनों के बीच में था कॉन्ट्ररी रिलेशन, आई एंड ओ के बीच में था सब कॉन्ट्ररी, ए एंड ओ के बीच में था कॉन्ट्रडिक्शन, ई एंड आई के बीच में था
कॉन्ट्रडिक्शन। अब क्या होगा, ए एंड आई के बीच में होगा सबऑर्डर एंड ई एंड ओ के बीच में भी होगा सबऑर्डर। ओके, अच्छा अब देखो सबऑर्डर रिलेशन। सबऑर्डर रिलेशन में क्या बोला जा रहा है, जब ये जो दोनों प्रपोजिशन है इनके बीच में सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्वालिटी सारे ही सेम है, पर क्या डिफरेंट है, क्वांटिटी। क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। देखो एक यूनिवर्सल है, एक पर्टिकुलर है, यहाँ पे भी एक यूनिवर्सल है, यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर है। तो when two categorical proposition with the same subject and predicate terms agree in quality but difference or differ in quantity are called as subaltern relation और corresponding proposition। correspond हो रहा है, एक से दूसरे को हम समझ में आ रहा है। देखना corresponding क्यों बोला जा रहा है, एक का वैल्यू दूसरे से रिलेट करता है। मतलब अगर यूनिवर्सल प्रोपोजिशन ट्रू है ना, अगर ये ए प्रपोजिशन ट्रू है तो आई प्रपोजिशन भी ट्रू होगा, अगर ए प्रपोजिशन फॉल्स है तो आई प्रपोजिशन भी फॉल्स होगा। ठीक है, देखेंगे हम। ओके, सो इफ द यूनिवर्सल propositions आर ट्रू देन द पर्टिकुलर proposition आर ऑब्वियसली ट्रू, एंड इफ द यूनिवर्सल proposition आर फॉल्स देन द पर्टिकुलर propositions आर ऑल्सो फॉल्स। मतलब फॉल्सिटी या फिर ट्रूथसिटी, ट्रूथ वैल्यू क्या होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, यूनिवर्सल प्रोपोजिशन। अगर यूनिवर्सल प्रोपोजिशन ट्रू होगा तो पर्टिकुलर प्रोपोजिशन भी ट्रू होगा, अगर यूनिवर्सल प्रोपोजिशन फॉल्स होगा तो पर्टिकुलर प्रोपोजिशन भी फॉल्स होगा। ठीक है, अगर यूनिवर्सल प्रोपोजिशन ट्रू होगा तो पर्टिकुलर प्रोपोजिशन भी हमारा ट्रू होगा, अगर यूनिवर्सल प्रोपोजिशन फॉल्स होगा तो पर्टिकुलर प्रोपोजिशन भी फॉल्स होगा। तो फिर ट्रूथ वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, यूनिवर्सल प्रोपोजिशन कैसा हो रहा है उसके ऊपर पूरा ट्रूथ वैल्यू हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, सो ये क्या हमारा पूरा स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का चारों जो प्रपोजिशन थे वो हमने पढ़ा। ठीक है, चारों जो प्रपोजिशंस के चारों जो रिलेशन थे वो पढ़ा। तो क्वांटिटी रिलेशन में कौन से के बीच में हो रहा है प्रपोजिशन, ये दो प्रपोजिशन के बीच में हो रहा है, एंड क्या डिफर हो रहा है, डिफरेंस इन क्वालिटी। ठीक है, सब क्वांटिटी में क्या हो रहा है, कौन से के बीच में हो रहा है, आई एन ओ, अगेन डिफरेंट इन क्वालिटी। थर्ड, कॉन्ट्राडिक्टरी में किस किस के बीच में हो रहा है, बिटवीन ए एंड ओ एंड ई एंड आई, क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिफरेंस। एंड सबऑर्डर में बिटवीन ए एंड आई, ई एंड ओ, क्वांटिटी में डिफरेंस। ठीक है, तो क्वांटिटी डिफरेंट हो रहा है, पहले दो में क्वालिटी, उसके बाद क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर डिफरेंट, एंड लास्ट में क्वांटिटी। ओके, ये मैंने इसलिए लिखा कि ये अगर आपको पूरा याद रखना है ना कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो चीज़ है ये आप याद रखोगे, पूरा चीज़ आपको याद रहेगा। और इसके साथ आप ट्रू और फॉल्स का भी लिख देना, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं लिख देती कि क्वांटिटी में क्या होता है, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते पर फॉल्स हो सकते हैं, यहाँ पे दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते पर ट्रू हो सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है, दोनों ना ही एक साथ ट्रू होंगे ना ही एक साथ फॉल्स होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सल प्रोपोजिशन अगर ट्रू होगा पर्टिकुलर प्रोपोजिशन भी ट्रू होगा, अगर यूनिवर्सल प्रोपोजिशन फॉल्स होगा तो पर्टिकुलर प्रोपोजिशन भी फॉल्स होगा। ये एक नोट डाउन कर लेना सेपरेटली, तो इससे पूरा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आपका याद रहेगा, बार बार आपको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, अच्छा, अब ये क्लास एंड करने से पहले और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का, जिससे एक्चुअली क्वेश्चन आता है, इस बार भी बहुत सारा सवाल आया था, वो मैं बना देती हूँ। वो है हमारा ये जो एक क्या बोलते हैं, एक
स्टैंडर्ड फॉर्म है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का, वही है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये बनाने का थोड़ा सा तरीका है कि पहले हम जैसे नहीं खेलते थे ऐसे स्क्वायर एंड क्रॉस, तो वो जो चीज़ है वैसे करना है। पहले ऐसे करके लेफ्ट से लेके पूरा लास्ट तक करना है ट्री। ठीक है, मतलब ट्रू बना देना है। अब यहाँ से राइट से लेके लेफ्ट तक करना है फॉल्स। ठीक है, टी मतलब ट्रू, ठीक है, एफ मतलब फॉल्स। अब जो हमारा कैपिटल टी है मतलब कैपिटल ट्रू है, उसके पास में हम कोई भी कैपिटल लेटर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते हैं वो हम हमारा जो रिलेशन है उससे ही हमें समझ में आएगा, मैं बताती हूँ। तो जो कैपिटल टी है उसके पास में हमें स्मॉल एफ बैठानी है। ठीक है, कैपिटल टी के पास में हम स्मॉल टी भी नहीं बैठा सकते। कैपिटल टी के पास में हमें स्मॉल एफ बैठानी है एंड जो कैपिटल एफ है उसके पास में स्मॉल टी देनी है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम ये बना देंगे। अब देखो ये जो लास्ट के चार है यहाँ पे यू आता है, यू और डी मीन्स अनडिटरमाइंड और डाउटफुल। ठीक है, अनडिटरमाइंड माइंड और डाउटफुल। अब देखना इसके हिसाब से पूरा सवाल आता है। इस बार ही आया था, अगर ए प्रपोजिशन ट्रू है तो ई का वैल्यू क्या होगा, फॉल्स। अच्छा देखो, अगर ए ट्रू है तो ई क्यों ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा ना कॉन्ट्रेरी रिलेशन में कि ए और ई प्रपोजिशन के बीच में कौन सा रिलेशन है, कॉन्ट्रेरी रिलेशन। तो कॉन्ट्रेरी रिलेशन में दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं पर एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा। इसी हिसाब से ये चार्ट है एंड इसके हिसाब से पूरा सवाल आता है। इस बार भी बहुत सारा सवाल आया है। मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी उसमें आप देखोगे कि बहुत सारा सवाल आया है हमारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ PYQs पहले कराऊंगी इसके ऊपर, फिर हम ऑपवर्शन, कॉन्वर्शन, क्वांटापोजिशन करेंगे एंड उसका भी कुछ PYQ करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया या नहीं, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना। बिल्कुल भी मत सोचना कि मुझे ये कमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए। आपको अगर किसी भी चीज़ पे, किसी भी पोर्शन में कोई डाउट हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर सवाल पूछिए। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों की सवाल या फिर डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।